आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के विषय रसायन शास्त्र यानी कि विज्ञान विषय, समझ रहे हैं ना, विज्ञान विषय जो कक्षा 10वीं में विज्ञान होता है, साइंस, उस विषय के रसायन शास्त्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। और रसायन शास्त्र में हम लोगों ने 3 चैप्टर यानी कि धातु और अधातु तक के चैप्टरों को हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग अपना चैप्टर जो है कार्बन तथा उसके यौगिक की शुरुआत करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको कक्षा 9वीं की कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जो मैं अपने अगले स्लाइड में आपको रिवीजन कराता हूँ। तो आइए हम अपने अगले स्लाइड पे आते हैं। ये कक्षा 9वीं में यानी कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर होता क्या है, तो आइए इसका सिंपल एक परिभाषा से समझते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बांटने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी कि कोई कक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को बांटने की प्रक्रिया, समझ रहे हैं ना, बांटने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यानी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, ठीक है। परमाणु के बाहर ये कोई कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है, ये कक्षा 3 और ये कक्षा 4 है, ठीक है। तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, कि ये बाहरी वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्यतः 4 प्रकार से लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? 4 प्रकार से लिखे जाते हैं। आपने कक्षा 9वीं यानी कि क्लास 9th में एक प्रकार पढ़ा होगा, जो कि KLMN वाले विधि से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे हम लोग कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। आगे की कक्षाओं जैसे कि 11th और 12th में आप लोग पढ़ेंगे चारों प्रकार से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी जाती है। फिलहाल हम लोग कक्षा 10वीं के जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्षेप में पढ़ना है, इसलिए मैं केवल KLMN के आधार पे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। अब आपको बता दें कि कक्षा क्या होता है। कक्षा को इंग्लिश में हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ठीक है। तो समझिए कि जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी कि जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे कक्षा कहा जाता है। यानी कि ये जो पथ है, इस पे इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे हैं, इस पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, तो इस पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? कक्षा बोलेंगे। इस पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? कक्षा बोलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से ज्ञात किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिकतम संख्या कौन सा फॉर्मूला से निकाला जाता है जी? तो 2n² से, ठीक है। यानी कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये हम लोग 2n² से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। समझिए कि कोई परमाणु है, इसके चारों ओर क्या है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे 4 कक्षा बनाया, ये कक्षा पहला, ये कक्षा दूसरा, ये तीसरा और ये 4 नंबर। तो हम लोगों ने पहले को बोला K बोला, L, M और N, ठीक है। ये 4 कक्षाओं को हम लोगों ने नाम रखा KLMN, ठीक है। इस कक्षा को 1 दे देते हैं, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर और इसको 4 नंबर। यानी कि यूं कहें तो हमें अभी वैज्ञानिकों के अनुसार कुल 7 कक्षा के बारे में जानकारी मिली है। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार कक्षा अनगिनत होती है, इनकी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। कक्षा की संख्या कितनी है? अनगिनत है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि कक्षा की अभी तक सही से जानकारी कितनी है, तो कक्षाओं की जानकारी हमारा 7 ही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये पता लगाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है 2n², ठीक है, 2n²। अब देखिए हम लोग K का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? K का। तो K की संख्या कितनी है? 1 है। K की संख्या 1 है, तो n की जगह हम लोग 1 रखेंगे। तो यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
यानी कि के कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जी? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये अगले एल वाले में चलते हैं। एल की संख्या कितनी है जी? तो 2 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। एन की जगह क्या रखना है हमको? 2 रखना है। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये 2 दूना 4 हो गया। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और 4 से 2 में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि एल कक्षा में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक। आगे आइए, अगला हमारा है एम। एम की संख्या 3 है। फॉर्मूला वही लगाएंगे 2n²। फॉर्मूला वही लगाएंगे, यानी कि 2 गुने 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। 9 में 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये 2 है और ये 3 3 की 9 हो जाएगा। तो 9 में जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। यानी कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 18 होनी चाहिए, ठीक है। एन में आइए, एन की संख्या 4। फॉर्मूला वही लगाएंगे 2n²। 2 गुने 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा। ये 4 चौका 16 हो गया, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32। यानी कि एन संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यूं समझिए कि के में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एम में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एन में हमारा 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। ये जानकारी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर लिखने के लिए ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम में कितने और एन में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मिटा के इसको और थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या कहा था? के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को बांटना हम लोग शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सोडियम Na11, ठीक है, सोडियम Na11। तो देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 ही होगी, ठीक है। यानी कि जितनी परमाणु संख्या उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन बांटना है, यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। अब हम लोग क्या करना है? बांटना है। तो आइए बांटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमको के में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है जी? तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, ठीक है। 2 में से देखिए 11 में से 2 चला गया, बचा कितना? 9 बचा। तो एल में हमको कितना चाहिए जी? तो एल में चाहिए 8। 8 दे दिए। आगे कितना बचा हमारा? यानी कि 8 और 2 10 और 1 बच रहा है। तो एम में हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 और 2 10 1 11। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करना है? बांटना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसी प्रकार से बांटा जाता है। अब इसमें समझते हैं कि फर्स्ट राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जब हम लोग बांटना स्टार्ट करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है पहले राउंड में स्टेबल हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम थोड़ा सा आपको दे दें। यानी कि जब फर्स्ट राउंड, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट राउंड में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को बांटना स्टार्ट करेंगे तो के में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन जब एम में आएंगे तो फर्स्ट राउंड में, याद रखिएगा फर्स्ट राउंड, इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट राउंड में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एन में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बांटना शुरू करेंगे तब पहले वाले को 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरे वाले को 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। जब यहाँ एल वाले को 8 पूरा हो जाए तो फिर एम वाले को 8 ही देंगे, 8 से ज्यादा नहीं देंगे। मैंने आपको यहाँ एम वाले में बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन पहली बार जब बांटना स्टार्ट करेंगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन देंगे उसको, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है तो फिर एन वाले को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। और जब एन वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जब यहाँ भी एन वाले को 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो फिर हम लोग इस एम वाले में पीछे आ जाएंगे, एम वाले में, और एम वाले में 18 तक देंगे। कितना तक देंगे? 18 तक। अगर 18 के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो फिर एन वाले में वापस जाएंगे और 32 तक देंगे। यानी कि समझिए कि सेकेंड राउंड में ये सब दोनों जो आगे पीछे होगा वो होगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको 2 8 8 और 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं कि कैसे क्या रखना है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन H1। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है वो H होता है, ठीक है। देखिए, अभी हम लोगों ने आपको बताया कि के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एम में भी फर्स्ट राउंड में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एन में फर्स्ट राउंड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन रहा, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु संख्या 1 है,
तो के को तो चाहिए 2 गो, लेकिन है इसके पास 1 गो, तो ये कहेगा कि हम एक को ना दे सकते हैं जी आपको, 2 तो हमारे पास है नहीं, एक है, एक ले लीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोग हीलियम का लिखना चाहे He, इसका परमाणु संख्या कितना, 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 हो जाएगी, जितनी परमाणु संख्या उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो समझिए कि के वाले को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो के वाले को 2 दे देगा, लेकिन अब इसके पास बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा है तो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतनी ही हो जाएगी। उसके बाद देखिए लिथियम, ठीक है, लिथियम की कितनी होती है, 3 होती है, तो लिथियम की 3 होगी, तो ये तो के वाले को तो 2 देगा, क्योंकि के वाले को 2 ही जरूरत है, देख रहे हैं ना, के को कितना जरूरत है, 2 जरूरत है, लेकिन के को 2 देने के बाद एक यहाँ बच रहा है, ये 3 है, ये 2, यानी कि 2 दे दिया, फिर भी एक बच रहा है, तो एल वाले को 1 दे देगा, यानी कि एल वाले को चाहिए 8, लेकिन इसके पास जितना बचा हुआ है उतना वो दे देगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 हो गया, ठीक है, 2,1। उसी प्रकार अगर हम लोग कार्बन का लिखना चाहे C6, यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, इसके बीच वाले जो बच रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हमसे पूछ लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9771466582, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है, अगर वो हमें लगेगा कि अगले वीडियो में बताना चाहिए तो बता दूंगा, नहीं तो अन्यथा आपको पर्सनल में मैं मैसेज करके बता दूंगा, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हुई, 6 हुई, तो हमको के वाले को 2 देना है, तो के वाले को 2 दे दिए, बच कितना रहा है, 4 बच रहा है, एल वाले को 8 चाहिए, हमारे पास 8 नहीं 4 बच रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 4 ले लीजिए जी, 4 से अपना काम चला लीजिए, ठीक है, तो ये अपना 4 से काम चला लेगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि नियोन Ne, ठीक है, 10 परमाणु संख्या कितनी होती है, 10 होती है, तो परमाणु संख्या जब नियोन की 10 होती है, हमको के वाले को कितना देना है, के वाले को 2 देना है, ठीक, और एल वाले को कितना देना है, एल वाले को 8 देना है, तो के वाले को 2 दे दिए, एल वाले को 8 दे दिए, तो 8 2 10 पूरा हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर सोडियम की देखें, सोडियम Na11, अब परमाणु संख्या 11 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी, तो के वाले को तो 2 चाहिए, यहाँ देखिए के वाले को कितना चाहिए, 2 चाहिए, एल वाले को कितना चाहिए, एल वाले को 8 चाहिए, तो 8 2 10 हो गया, फिर भी एक बच रहा है, तो एक बच रहा है, तो एम वाले में आएंगे और बोलेंगे कि भैया तो आपको तो 8 चाहिए, लेकिन हमारे पास बच रहा है 1, आप 1 रखिए, काम चलाइए, उसके बाद हम अपना पीछा इसे छुड़ा लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 8 1 इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक। इसी प्रकार समझिए कि सल्फर, सल्फर एस होता है 16, ठीक है, सल्फर एस 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम में फर्स्ट राउंड में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एन में फर्स्ट राउंड में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 8 यानी कि 8 2 10 हो गया, फिर भी कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो एम वाले को तो भाई चाहिए 8, लेकिन हमारे पास है 6, तो हम इसको बोलेंगे भाई 6 रखो, काम चलाओ, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं आर्गन, आर्गन की 18 होती है, परमाणु संख्या 18 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18, तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 8 यानी कि 2 8 8 10 हो गया, और देखो के वाले को भी 2 मिल गया, एल वाले को भी कितना मिल गया, 8 मिल गया, अब एम वाले को चाहिए 8, तो हमारे पास कितना बच रहा है, 2 8 10 और 8 18, यानी कि 8 इसको भी मिल जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। के 19 यानी पोटेशियम की कितनी होती है, 19 होती है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 8, समझ रहे हो, के में 2 हो गया, एल में 8 हो गया, फिर एम में भी 8 हो गया, समझ रहे हो ना, एम में भी कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8 2 10 10 8 18, फिर भी एक बच रहा है, एक बच रहा है, यानी कि एन वाले को चाहिए 2 गो, लेकिन हम देंगे इसको 1 गो, चूंकि हमको 1 गो मिल रहा बच रहा है, तो एक पूरी इसको हम लोग यानी कि 1 इसको पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार कैल्शियम Ca20 समझ लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम Ca20, अब देखो कि 20 है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 हो जाएगी, तो के वाले को तो चाहिए 2 गो, एल वाले को चाहिए कितना, 8 गो, 8 2 10, फिर उसी प्रकार एम वाले को कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 2 10 8 18 हो गया, 18 होने के बाद भी हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो एन वाले को कितना चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि एन वाले को भी 2 हम लोग दे देंगे, तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है।
क्या हो गया, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब समझिए, आप हम आपसे अगर पूछे कि सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप देखिए सल्फर का ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा, तो इसका बाहरी कक्षा क्या होगा, इसका बाहरी कक्षा ये वाला होगा, समझ रहे हो। यानी कि अगर हम पूछे कि सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप जवाब देखो सर 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम पूछे कि आर्गन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये तो पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, यानी कि बाहरी कक्षा तो ये हो गई। उसी प्रकार अगर हम पूछे कि कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप जवाब दोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये 4 नंबर की कक्षा, ठीक है। यानी बाहरी कक्षा तो ये वाली हो जाएगी। इसी प्रकार पोटेशियम की अगर हम पूछे कि पोटेशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और 4 नंबर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये आप जानकारी ध्यान में रखिए। आगे आइए, आगे की कुछ जानकारियां समझते हैं। आप समझिए, अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी पिछले जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ा वो कक्षा 9th की जानकारी थी, जो कि उस जानकारी के बिना इस चैप्टर को शुरुआत नहीं कर सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको समझना था। तो समझिए कि कार्बन तथा इसके उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए कार्बन की जो सिंबल होती है वो सी होती है। कार्बन की सिंबल क्या होती है, सी होती है। कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन की कुछ जानकारी हम लोग समझ रहे हैं। हाँ देखिए, पॉइंट के माध्यम से हम लोग कार्बन की कुछ क्या लेंगे, जानकारी लेंगे, ठीक है। तो एक जानकारी ये होगी कि कार्बन की सिंबल जो प्रतीक होता है वो सी होता है। कार्बन क्या है, अधातु है। हम लोग अपने आपको मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर यानी कि धातु और अधातु वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो 4 होती है। अब देखो कार्बन जो है कार्बो शब्द से बना हुआ है। कार्बन कौन सा शब्द से बना हुआ है, कार्बो। अब कार्बो का मतलब क्या होता है जी, तो कार्बो का मतलब होता है कोल। क्या मतलब होता है, कोल। कोल का मतलब कोयला, ठीक है, कोयला होता है। यानी कि कार्बन जो है कार्बो शब्द से बना हुआ है, और कार्बो जो है, कार्बो का मतलब होता है कोल यानी कि कोयला। अब कार्बो जो है कौन से भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये एक जानकारी हो गई। अब देखिए कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। यानी कि कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अब अप्रूप क्या होते हैं हम अपने अगले पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है। अप्रूपता यानी कि अप्रूप क्या होता है, जब एक ही तत्व कई रूपों में प्राप्त होता है तो उसे अप्रूपता कहते हैं। ये हम लोग अगले पेज पे पढ़ेंगे। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। यानी कि पूरे वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है वो 0.03% है। वो भी किसके रूप में है जी, तो CO2 के रूप में है, ठीक है। यानी कार्बन की मात्रा CO2 के रूप में वायुमंडल में 0.03% है, ठीक है। ये जानकारी ध्यान में रखिएगा। यानी कार्बन की जितनी भी जानकारी है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा संयोजकता ध्यान में रखिएगा। ये बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जी, तो 4 होती है। आपको टिक लगाने वाला क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। और समझिए कि ये 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है अप्रूपता, ठीक है। 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा अप्रूपता। ज्यादा भारी परिभाषा इसका मैंने नहीं लिखा है, बस सिंपल एक लाइन का परिभाषा लिखा है कि जब एक ही तत्व कई रूपों में प्राप्त होता है तो तत्व के इसी गुण को अप्रूपता कहते हैं, ठीक है। जब एक ही तत्व मतलब कोई एक तत्व विभिन्न विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये रूप में, अलग अलग रूप में एक ही तत्व हमें, जैसे मान लीजिए कि फलना मिला उसमें भी फलना का रूप प्राप्त हुआ, हमको चिलना मिला उसमें भी फलना का रूप प्राप्त हुआ, हमको ढेकना मिला उसमें भी फलना का रूप हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी कि सब में अगर फलना फलना है तो एक ही तत्व कई रूपों में प्राप्त होता है तो तत्व के इसी गुण को, समझ रहे हो, तत्व के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूपता में कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हीरा, हीरा हम लोग जानते हैं, नाम सुने हुए हैं, भले नहीं देखे होंगे लेकिन नाम सुने हुए हैं, फिल्मों में देखे हैं। तो हीरा में भी कार्बन पाया जाता है। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, जो पेंसिल के अंदर जो होता है काले 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 कलर का, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट में भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। यानी कि हीरा में भी कार्बन पाया गया, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया गया, और कार्बन में भी कार्बन पाया गया। तो जब देख रहे हैं एक ही तत्व कार्बन जो है सब रूप में मिल रहा है, यानी कि मिल रहा है, ये किस क्या चीज बताता है, ये अप्रूपता बताता है। कौन सा गुण बताता है जी, ये अप्रूपता बताता है, समझ रहे हो, इसी को अप्रूपता बोलते हैं। ये 2 नंबर के लिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए अगला है कि सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है ये समझते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक या
अधिक युग्मों की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, यानी कि युग्म, समझ रहे हो, यानी कि एक या एक से अधिक युग्मों, इलेक्ट्रॉन के युग्म, समझ रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक या अधिक युग्मों की साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है शेयर करना। क्या करना, शेयर करना। ठीक है, साझेदारी का मतलब क्या होता है जी, शेयर करना होता है। तो सहसंयोजी आबंध में होता क्या है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन के युग्म यानी कि जोड़े इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं जी, शेयर करते हैं। और इसी शेयर करने से जो आबंध बनते हैं इसे ही सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। समझ में आया। आगे देखो, सहसंयोजी यौगिक जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखो, सहसंयोजी आबंध से सहसंयोजी यौगिक बनेंगे, यानी कि सहसंयोजी यौगिक का मतलब कि सहसंयोजी कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेंगे ये विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, विद्युत का चालन नहीं करते। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा कि सहसंयोजी आबंध से बनने वाले यौगिक, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सहसंयोजी आबंध से बनने वाले यौगिक विद्युत का चालन करते हैं नहीं करते हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। तो वहां आपको टिक लगाना होगा कि सहसंयोजी आबंध से बने यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है कि सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे गलाया जा सके। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसपे उबाला जा सके। समझ रहे हो, यानी कि उबालना और गलाना इन दोनों यौगिकों में क्या होता है, कम होता है। पॉइंट जो होता है क्या होता है, कम होता है। चलिए अपने अगले पेज पे चलते हैं। अगला है आयनिक आबंध। लिखिएगा, ये यौगिक नहीं, आयनिक आबंध। ठीक है, आयनिक यौगिक तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आयनिक आबंध, आयनिक आबंध लिखिएगा। आयनिक आबंध बता रहा है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन की क्या चीज से, स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ये परिभाषा तो पहले चैप्टर यानी कि तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या मतलब होता है, ट्रांसफर। स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। और इस प्रकार बनने वाले आबंध जो है वो आयनिक आबंध कहा जाता है। इस प्रकार जो बनने वाले आबंध होंगे उसको क्या कहा जाएगा, आयनिक आबंध कहा जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। तो Na जो होता है वो धातु होता है, Cl जो होता है क्लोरीन अधातु होता है। देखो यहाँ धातु से अधातु, समझ रहे हो, तो ये धातु ये अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक, ये जो यौगिक बना NaCl दोनों के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आया तब जाके NaCl बना। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आयनिक यौगिक बनते हैं और इस प्रकार बनने वाले आबंध जो होते हैं उसी को आयनिक आबंध कहा जाता है। जैसे समझो, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 हुई तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम लोग पिछले पेज पे निकाले हुए थे, 2 8 और 1। ठीक है, 2 8 10 और 1 11, समझ गए, 11 हो गया। अब इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 2 8 और 7 हो जाएगा, यानी कि 2 8 और 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2 8 2 10 7 17 हो गया, 17। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। के में 2, एल में 8 और एम में 1। समझो कि इसको यहाँ पहले मैं लिख दूंगी, के में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एम में फर्स्ट राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। देखो इसको तीसरी कक्षा, ये देखो रहो, पहले कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ तीसरे कक्षा में है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पूरा होने के लिए कितना, 7 की जरूरत है। अब देखो ये तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा होने के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चूंकि पूरा होने के लिए तो 8 ही ना चाहिए, तो इसको पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इसको तो दे नहीं सकता क्योंकि ये 7 है, लेकिन ये इसको दे सकता है। ठीक है, तो जब ये इसको दे देगा तो ये भी पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2,8 और ये हो जाएगा 2,8,8, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। और जब पूरा हो जाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड। और इस प्रकार बनने वाले यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं।
और इस प्रकार जो बनने वाले आबंध हो गए उसी को हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, आयनिक आबंध। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ आपको तोड़ तोड़ के समझा दिया है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे करके देखें, एकदम धीरे धीरे देखें, जरूर समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए आयनिक यौगिक का विलयन जो है अथवा गलित अवस्था विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, विद्युत का चालन क्या करते हैं, ये करते हैं। यानी कि जो आयनिक यौगिक यानी कि NaCl भी हो सकता है इसका उदाहरण। ठीक है, तो आयनिक यौगिक का विलयन यानी इसका विलयन भी आपका विद्युत का चालन करेगा। अथवा गलित अवस्था का मतलब क्या, गलाया जा सके जिसे, तो ये दोनों क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अगला बोल रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिकों को गलाने का और उबालने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा इसका क्या है, उच्च होता है। यानी कि गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये हम अपने अगले, अब देखिए हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को बहुत अच्छे तरीकों से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाना बहुत जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता चुका है जब चैप्टर को चालू किया था तो इसी वीडियो में। अब H2 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। चूंकि हमको K में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, K में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, L में 8, M में 8, N में 2। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 हो जाएगा। चूंकि K वाले को 2 को चाहिए लेकिन हमारे पास है 1 गो, तो हमें 1 गो देंगे। समझ रहे हो ना। तो आइए 2 हाइड्रोजन है तो 2 गो हाइड्रोजन हम लोग लिख देते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। अब समझिए कि ये बाहरी कक्षा है, इसका एक ही कक्षा है तो यही बाहरी कक्षा हुआ, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ दर्शा देंगे। अब ये भी हाइड्रोजन है तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दर्शा देंगे। अब देखिए पूरा होने के लिए तो कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा। समझो यहाँ K में पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, है कितना, 1। तो 1 क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे ले लेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या कर लेगा, शेयर करेगा कि जब तुम्हारा जरूरत पड़े तो तुम रख लो, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं रख लूंगा। अगर इसको बॉन्ड के रूप में लिखना होगा तो हम लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि जो बीच में मैंने हाइफन लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले जो तत्व दिए रहते हैं उस तत्वों को हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद देखेंगे कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शा देंगे, और दर्शाने के बाद जितनी घट रही है, यानी कि ये ऊपर वाला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कितनी जरूरत है और कितनी घट रही है, और उसी को हम लोग साझा करेंगे यानी कि शेयर करके और बिंदु संरचना दिखा देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार समझिए Cl2 यानी कि क्लोरीन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, L में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, M में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, N में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl का लिखना है तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 यानी कि 2 8, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हो जाएगा 2 8 और 7, नहीं समझ रहे, 8 2 10 7 17, तो ये 17 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम लोग 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को हम लोग दिखा देते हैं Cl। ठीक है, अब देखो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, 1 2 1 2 1 2, 6 हो गया और 1 7, 1 2 1 2 1 2 और 1, यानी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, पूरा होने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीसरी कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितना 7, यानी कि 1 घट रहा है। तो ये 1 क्या करेगा कि इससे ले लेगा। ठीक है,
ये एक इससे ले लेगा और ये वाला एक इससे ले लेगा, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। यानी गिनो, आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर इसी वाले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। जब इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि Cl सिंगल Cl, यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है तो ये यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी जाती है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, आप लोग को भी बनाने आ जाएगा। अब देखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O लिखेंगे जब हम लोग O, तो हम लोग देंगे 8, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है 8। अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग को 2 और 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 है तो 8 6 या 2 8 हो जाएगा। अब के वाले को तो 2 मिल गया, लेकिन एल वाले को चाहिए कितना, एल वाले को चाहिए 8, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखना भूल गए, के को 2 चाहिए, एल को 8 चाहिए, एम को भी चाहिए 8, एन को चाहिए 2, ठीक। एल को कितना चाहिए जी, 8 चाहिए, लेकिन है कितना 6। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, घट कितना रहा है, 2 घट रहा है, तो 2 हमको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, यानी कि इससे 2 लेना पड़ेगा, उससे भी 2 लेना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन का हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा O हो गया एक, ये हमारा O हो गया, ठीक है। थोड़ा नजदीक बना लेते हैं, है ना, थोड़ा सा नजदीक बना लेते हैं। अब सही है, ठीक है। तो हमको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है बाहरी कक्षा में, देख रहे हैं बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका जो है दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये कलर दिख नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला क्या करेगा कि ये इससे ले लेगा। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब इसको भी 8 चाहिए, तो ये वाला क्या करेगा कि इससे यहाँ से 2 ले लेगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सही गोल गोल बनाना, अच्छा लगेगा। ये जो मुझसे थोड़ा सा गोल जो है अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 था। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, तो काउंटिंग कीजिएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, काउंटिंग कीजिएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, समझ रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक। अब अगला देखो H2O है, क्या है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के, सबसे पहले तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 होता है, बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, अभी मैंने पिछले पेज पे बताया हुआ था। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और घट कितना रहा, 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो ये समझते हैं। यानी कि देखो 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग बीच में रख देते हैं, हाइड्रोजन को इधर साइड रख देते हैं, फिर इस साइड भी हाइड्रोजन को रख देते हैं, और कलर थोड़ा पेंसिल का चेंज कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं हम लोग, 2 4 5 6, ठीक। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन को पूरा होने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि के में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हाइड्रोजन को पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा, ठीक। और ये वाले हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। लेकिन ऑक्सीजन को तो पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस वाले से भी लेगा और ये इस वाले से भी लेगा, क्योंकि ये दोनों का काम चला रहा है, तो ये दोनों मिलके इसका काम चलाएंगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग करो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, समझ रहे हो। यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या कर लिया, इसने बोला कि आपको जरूरत है तो आप यूज कर लीजिए, इसने बोला आपको जरूरत है तो आप यूज कर लीजिए, और जब मैं आप दोनों का काम चला रहा हूँ तो आप दोनों मिलके मेरा काम चलाइए। यानी कि इसको जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे HOH, ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। समझिए N2 यानी कि नाइट्रोजन N7, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे
तो के वाले में 2 चाहिए, एल वाले में 8 चाहिए, लेकिन बच कितना रहा है 5, तो 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि देखो के में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, एल में कितने चाहिए 8, तो यहाँ हम 2 तो दे दिए इसको के वाले को, बच कितना रहा 7 में से 2 गया 5 बच रहा है, लेकिन चाहिए इसको 8, 3 घट रहा है। तो हम लोग बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे बाहरी कक्षा में। 2 नाइट्रोजन है तो यानी 1 नाइट्रोजन यहाँ हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब 5 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पूरा करने के लिए कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ले लेगा, समझ रहे हो, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, समझ रहे हो, यानी कि 3 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेंगे ये लोग ले लेंगे। जब 3 3 इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे से ले लेंगे तो इनका जो हो जाएगा अष्टक क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ये लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो ये देखो 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इसको 3 को दे रहा है, ये इसको 3 को दे रहा है, तो इसको हम लोग बॉन्ड के रूप में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, समझ रहे हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। अपने अगले पेज पे चलते हैं। अगला हमारा है NH3, क्या है NH3। ठीक है, NH3 अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन का निकाला था, नाइट्रोजन का क्या निकाला था 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का भी हम लोगों ने पिछले पेज पे निकाला हुआ है 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आइए समझते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3 गो है, नाइट्रोजन की संख्या 1 गो है, नाइट्रोजन को हम लोग बीच में रख देते हैं और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन किसको दिखाना है नाइट्रोजन को दिखाना है। 5 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, हाइड्रोजन का 1 1 और 1, यानी कि हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो देखो हाइड्रोजन पूरा होने के लिए तो ये को चाहिए, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को पूरा कर देते हैं। हाइड्रोजन को पूरा होने के लिए क्या क्या चाहिए 1 1 चाहिए, 1 1 तो हाइड्रोजन को मिल गया, लेकिन नाइट्रोजन को पूरा होने के लिए 3 को घट रहा है। देखो यहाँ 5 है तो कितना चाहिए 3 चाहिए, तो ये तीनों से ले लेगा, क्या करेगा तीनों से ले लेगा। देखो ये तीनों से ले लिया, ये तीनों रेड कलर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तीनों से क्या कर लिया ले लिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे NH एक ऊपर से या नीचे से H दे देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए CH4 यानी कार्बन, सबसे पहले तो कार्बन है, कार्बन C6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम लोगों ने निकाला था 2 और 4। ठीक, अभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। समझिए लिखते हैं, इस C बीच में लिख देते हैं और इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हम लोग 1 2 3 4, और चारों तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखा देते, सॉरी हाइड्रोजन लगा देते हैं, चारों ओर हाइड्रोजन हो गया। 4 गो हाइड्रोजन है, देख रहे हो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो चारों ओर हाइड्रोजन हो गया। और हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। अभी देखो हाइड्रोजन की कितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, आपको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको ले लेगा, ये इसको ले लेगा, ये वाला इसको ले लेगा और ये वाला इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन को पूरा होने के लिए कितना घट रहा है 4 घट रहा है। देख रहे हो यहाँ कार्बन को पूरा होने के लिए 4, तो ये चारों से ले लेगा। देखो ये चारों से ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो गया पूरा हो गया, यानी कि कार्बन की जरूरत हुई तो कार्बन ले लिया और हाइड्रोजन की जरूरत हुई तो हाइड्रोजन ले लिया। तो इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि C चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा देंगे हाइड्रोजन लगा देंगे। ये सिंगल बॉन्ड दिखाता है कि ये 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, यानी कि साझा कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है CO2, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है CO2। ठीक है, CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप लोगों से पूछी जाती है। तो अभी हम लोगों ने C कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था क्या 2 और
4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम लोगों ने निकाला था क्या, 2 और 6, ठीक, क्योंकि ये 8 होता है, 2 और 6 निकाला था। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप जरा बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको कार्बन बीच में लिखना होगा, ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 4 5 6, ठीक। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ये इससे 2 को ले लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 को ले लेगा। काउंटिंग करो, अब ऑक्सीजन के 8 8 हो गए, लेकिन कार्बन को भी तो 8 चाहिए, तो ये कार्बन जो है यहाँ से ले लेगा, देख रहे हो, कार्बन को भी 8 मिल गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 हो गया, यानी कि इसको भी 8 मिल गया, इसको भी 8 मिल गया। तो जब इसको लिखना होगा तो हम देखो ये 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन दे दिया, आरी पारी ऑक्सीजन दे दिए और दिखा दिए कि ये 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को पूरे 8 को मैंने उदाहरण दिया, 8 उदाहरण से आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आखिर होती क्या है, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसको बना के लाना, आप S8 का बना के लाना, समझ रहे हो, यानी कि सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे तो 2 8 10 और 6, यानी कि बाहरी कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 2 का शेयर कर लेना। पहले सबसे पहले गोल बना के 8 को सल्फर लिख देना, एस 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 8 सल्फर लिख देना। उसके बाद सब पे 6 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना और उसके बाद 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना, शेयर कर देना, यानी कि ये S8 यानी कि सल्फर का बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपसे खुद से करके लाना, अगर नहीं हो तो आप कमेंट करना कि सर ये नहीं हो रहा है, तो मैं अगले वीडियो में इसका बता दूंगा, ठीक है। ऐसे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको लगा कि मैं आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का रोज एक वीडियो डाला करता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री यानी कि जो क्लास 10th की साइंस विषय है, उस साइंस में हम लोग केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद बायोलॉजी को हम लोग पढ़ खत्म करेंगे। तो केमिस्ट्री आज 4 चैप्टर को हम लोगों ने शुरुआत किया हुआ है, जिसमें कुछ बातें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर वो सही से आप लोग सही से आप लोग नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद उसका रिवीजन करते रहिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।